नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर केंद्रीय बजट श्रृंखला का एक नया वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रत्यक्ष करों की। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष करों को पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो प्रावधान है ये 2023-24 के बजट के अंतर्गत, उसको हम विस्तार से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखो, अप्रत्यक्ष कर उस दिन मैंने कर को समझाते हुए इससे पहले वीडियो में, इसके पहले जो हमारा केंद्रीय बजट सीरीज का 5वां वीडियो है, 5वें वीडियो के अंतर्गत हमने दोस्तों कर के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। बताए थे कि कर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष करों में कौन कौन से कर होते हैं, जैसे कि आपका निगम कर था, उपहार कर था, ये सब चीजें, वैट वगैरह हो गया आपका, और बताए थे दोस्तों। साथ ही साथ हमने बात की थी अप्रत्यक्ष करों की। तो अप्रत्यक्ष कर में एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखो दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या होता है कि इस कर के जो भार हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब डिवाइड किया जाना संभव होता है इसमें। लेकिन प्रत्यक्ष करों में कर के भार को डिवाइड किया जाना संभव नहीं होता, उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष करों के अंदर कराघात, कराधान एवं करापात। करापात मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर कर का दायित्व लगाया जाता है, दोनों अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। इसमें क्या होता है कि करारोपण की प्रणाली थोड़ी सी कठिन होती है तथा अनुमान भी आसान नहीं होता, कि इसमें आप अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत थोड़ा सा अनुमान लगाना भी आपके लिए मुश्किल होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उनके क्रय विक्रय पर लगाए जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं और जो सेवा है उनके क्या है, उत्पादन और क्रय विक्रय पर लगाया जाता है क्या, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्रय विक्रय पर लगता है। क्योंकि दोस्तों वस्तुएं और सेवाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, इसलिए उन पर जो लगने वाला कर है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर से लगभग भारत के राजस्व में जो है उसका योगदान तकरीबन 45% होता है। ये एक पुराना आंकड़ा हो सकता है, लेकिन अब तो अप्रत्यक्ष कर को लगभग समाप्त करके जीएसटी उसको ला दिया गया। तो अब सारी चीजों को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर दी गई, जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया, जो जीएसटी था, आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि जीएसटी को लगाया कब से गया है, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। और 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं लागू थी तो सीमा शुल्क को छोड़ करके जो सभी अप्रत्यक्ष कर थे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिए गए और सभी अप्रत्यक्ष करों को क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। अब अगर आप समाप्ति से मतलब समझेंगे तो आप समाप्ति से ये मतलब मत समझना कि पूर्णतः सब समाप्त हो गए, नहीं, मात्र उन वस्तुओं और सेवाओं से समाप्त हुए हैं जो वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत शामिल होती हैं। जीएसटी के अंतर्गत जो है गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, उनसे ही अप्रत्यक्ष कर क्या है, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उसको जीएसटी के अंतर्गत ले लिया गया। ठीक है, अब जैसे सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क नहीं खत्म हुआ, सीमा शुल्क तो अभी भी लगता है, जो कस्टम ड्यूटी है वो अभी भी लगता है। ठीक है, तो आयात की हुई जो वस्तुएं हैं उन पर जो सीमा शुल्क है वो लगता है। और सीमा शुल्क दोस्तों आईजीएसटी के अंतर्गत लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी आप जानते हैं कि एक सीजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी के जो है प्रकार देखिए, एक क्या है, एसजीएसटी है, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, और एक सीजीएसटी है, सेंट्रल का अपना जीएसटी, और एक है आप आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी में क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो अब जो आपका सीमा शुल्क है
सीमा शुल्क अब वह जो है IGST के अंतर्गत लगता है। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स को समझ चुके होंगे। जो भी प्रावधान है मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। ठीक है, और दोस्तों जो GST है उस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपको GST का पूरा हिस्ट्री और GST कैसे कैसे लगता है ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे एक सेपरेट क्लास के अंदर। तो दोस्तों आइए अब जो है हम आते हैं अपनी बजट पर, जो बजट 2023-24 है उस पर आते हैं और देखते हैं कि GST वगैरह के जो नियम कानून है उसमें आखिर क्या बदलाव किए गए हैं या क्या कुछ अपडेट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहां देखेंगे कि GST कानूनों में बदलाव किए गए। क्या बदलाव है? CGST, अभी मैंने GST के 3 प्रकार आपको बताया, तो उसमें से CGST मतलब सेंट्रल GST जो है अधिनियम 2017 की धारा 132 के तहत अपराध माने जाने वाले कुछ कृत्यों का गैर अपराधीकरण यानी कि अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। जिन कृत्यों को अभी तक जो CGST अधिनियम 2017 की धारा 132 थी उनमें उन कृत्यों को अपराध माना जाता था, उन्हें अब गैर अपराधीकरण किया जाएगा यानी कि अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। अब देखो जैसे काम कौन कौन से थे जिन्हें अपराध माना जाता था। पहला, जैसे किसी अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या उसे काम करने से रोकना, यह पहले अपराध माना जाता था, अब इसका क्या होगा? अपराध की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, साक्ष्य संबंधी सामग्री के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ किया जाता था, तो उस पर भी अब थोड़ा सा लगाम लगाई जाएगी। वो जो होता था उसको एक अपराध माना जाता था, लेकिन उसको भी अपराध से थोड़ी निजात दी जाएगी, उसको अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। ठीक है, और जानकारी प्रदान करने में जो विफलता हुआ करती थी उस पर भी कुछ जो है चीजों को जानकारी देने में पहले जो विफलता हो जाती थी तो उसको अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता था, और अब जो है इसको अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपराधों की प्रशमन यानी कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को राशि को कर राशि यानी कि अपराधों की प्रशमन राशि को कर राशि की वर्तमान सीमा 50% से 150% जो थी, 50 से 150% तक थी, उससे घटकर 25 से 100% तक किया जाएगा। तो इसको भी आप याद रखना। आगे, GST के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। क्या किया जाएगा? GST के तहत जो अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा थी जो 1 करोड़ थी उसको अब कितना कर दिया गया है? 2 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ की सीमा को बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया। अब जो CGST अधिनियम 2017 है उसकी धारा 37, 39, 44 और 52 में क्या हुआ? संशोधन किया गया, और इससे रिटर्न दाखिल करने की जो प्रक्रिया थी उसको ड्यू डेट से, जो नियत तिथि थी ड्यू डेट से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक सीमित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या किया गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की सहायता से राज्य के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु गैर पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को सक्षम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। गौरतलब है कि 75 लाख, कुछ राज्यों में 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले करदाता कंपोजिशन करदाता के कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? यानी कि 75 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले जो करदाता हैं, जो कर देते हैं, जो कर भुगतान करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिशन करदाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि 75 लाख रुपए, कुछ राज्यों में सीमा कितनी है? 50 लाख। तो 75 लाख रुपए तक के जो टर्नओवर वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कंपोजिशन करदाता कहलाया जाएगा। ठीक है, सीमा शुल्क कानूनों में बदलाव किए गए हैं। आप जानते हैं कि सीमा शुल्क को अप्रत्यक्ष कर GST के दायरे में नहीं लाया जाता, तो इसलिए सीमा शुल्क के नियमों में बदलाव किए गए। तो वो बदलाव क्या है? निपटान आयोग, एक सेटलमेंट कमीशन द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से 9 महीने की समय सीमा निर्धारित करने हेतु सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को संशोधित किया जाएगा। वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग याद रखेंगे तो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा।
और चलिए अब थोड़ा सा हम कुछ ना टर्म्स बचे हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या कुछ और आगे बजट में या इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के लिए हम करते हैं। देखो कुछ बजट के अंतर्गत क्या है कि क्षेत्र विशिष्ट के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं। तो हम एक तरफ क्षेत्रक और प्रस्ताव को डिस्कस करेंगे और आइए शुरू करते हैं कि हरित मोबिलिटी के लिए किस तरह का प्रस्ताव लाया गया है। तो हरित मोबिलिटी से शुरुआत करते हैं। देखो हरित मोबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी, तो क्या है कि संपीड़ित बायोगैस जिस पर जीएसटी का भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि करों की कैस्केडिंग से बचना। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली जो बैटरियां हैं उनके लिए लिथियम आयन सेल्स के विनिर्माण हेतु जरूरी पूंजीगत सामग्री और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। ठीक है। तो ये याद रखना कि हरित मोबिलिटी के क्षेत्र में ये प्रस्ताव लाए गए हैं। अब आएंगे आईटी और इलेक्ट्रिक्स में। आईटी और इलेक्ट्रिक्स में क्या किया गया है कि मोबाइल फोन के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए कैमरे के लेंस जैसे कुछ घटकों और इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क में थोड़ी सी राहत दी गई है। आप जानते हैं कि जो मोबाइल में बनने वाले, मोबाइल को बनने में सहायक जो उपकरण होते हैं वो सब चीजें अपने देश में ही उत्पादित नहीं की जाती, उनको हम आयात भी करते हैं, यानी कि दूसरे देशों से खरीदते भी हैं। तो उनके जैसे कि हम कैमरे के लेंसेज खरीदते हैं या कुछ और चीजें खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके आयात पर जो कस्टम ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, उसमें थोड़ी सी राहत जरूर दी जाने की बात की गई है। ऐसा प्रस्ताव लाया गया। आगे टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो थी उसको घटा करके 2.5% तक कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये भी बात आप नोट करके रखना। अब बैटरियों के लिए जो है क्या है, लिथियम आयन सेल्स पर रियायती शुल्क अगले 1 साल तक क्या है वो जारी रहेगा। ठीक है। तो अभी तक हमने हरित मोबिलिटी और आईटी और इलेक्ट्रिक सेक्टर में जो प्रस्ताव लाए गए हैं उनको देखा। आगे देखते हैं कौन कौन से सेक्टर और भी हैं। दोस्तों अगला सेक्टर आपका है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में क्या है, उल्टी शुल्क संरचना संबंधी त्रुटि में सुधार करने और इलेक्ट्रिक किचन चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर बीसीडी यानी कि बेसिक जो कस्टम ड्यूटी में 7.5% से 15% की वृद्धि और हीट कॉइल्स पर 20% से 15% तक कमी का प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा एक जरूरी हो सकता है पॉइंट, इसको आप लोग नोट करके रखना। अब रसायन और पेट्रो रसायन पर क्या सिस्टम है, तो देख लेते हैं कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन। तो एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का जो समर्थन, आप जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल है इसमें एथेनॉल क्योंकि एक जो है प्रदूषण न उत्पादन करने वाला एक कंपोनेंट है एथेनॉल, तो इसमें पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाए जाने का जो कार्यक्रम है उसको एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम कहा जाता है। तो एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए डीनेचर्ड एथाइल अल्कोहल पर बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट क्या है दी जाएगी। डीनेचर्ड एथाइल अल्कोहल पर क्या होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार और क्रूड ग्लिसरीन पर बीसीडी जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको घटा करके कितना किया गया है, 2.5%। ठीक है। तो पेट्रो जो रसायन है और इलेक्ट्रिक्स में है ये प्रस्ताव लाए गए हैं। आप इन सबको थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके परीक्षा के लिए सहूलियत मिलेगी। दोस्तों अगला सेक्टर है समुद्री उत्पाद। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा के आहार के घरेलू विनिर्माण संबंधी प्रमुख इनपुट पर बीसीडी में कमी का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है उसमें प्रस्ताव किया गया है। किसके लिए, झींगा के आहार के घरेलू विनिर्माण संबंधी जो प्रमुख इनपुट हैं उन पर बीसीडी में कमी करने का प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है। और अगला है प्रयोगशाला में निर्मित हीरे। हीरा उद्योग को सहयोग देने के लिए प्रयोगशाला में निर्मित जो हीरों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले जो कच्चे माल हैं उन पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में 5% से घटाकर 0 किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। जो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे होते हैं उन पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उनको घटाए जाने की बात कही गई है और कहा गया है कि घटा करके कितने परसेंट पर लाएगा, 5% पर। ठीक है।
इसको आप याद रखना। अगला है आपका मूल्यवान धातु। तो मूल्यवान धातु पर क्या प्रस्ताव लाया गया है, देखते हैं दोस्तों। जो शुल्क विभेद में सुधार करने के लिए सोने और प्लेटिनम, क्योंकि ये सोना और प्लेटिनम एक मूल्यवान धातु है, तो उसमें क्या है कि शुल्क विभेद में सुधार करने के लिए सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुओं पर सीमा शुल्क क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। याद रखना कि मूल्यवान धातुओं पर सीमा शुल्क जो है, कस्टम ड्यूटी, वो बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। चांदी के डोरे, सिल्वर डोर के लिए क्या किया गया है कि बार और चांदी की वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि इसे सोने और प्लेटिनम पर लगने वाले आयात शुल्क के साथ तालमेल में रखा जा सके। तो ये बात आप याद रखना कि मूल्यवान धातुओं पर क्या है कि कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने की बात की गई है। और मिश्रित रबड़ में क्या है कि शुल्क में हेराफेरी रोकने के लिए मिश्रित रबड़ पर बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी में 10% से बढ़ाकर 25% या 30 रुपए प्रति किलो जो भी कम हो उसको किया जाना है, ठीक है। और अब सिगरेट दोस्तों बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। सिगरेट पे अगर मैं बात करूं तो सिगरेट पर बात करने के लिए मेरे लिए एक ही है कि देखो, नॉर्मल मनुष्य का क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत नॉर्मल होता है, आराम से चलता है। लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से संबंधित चीजें, उनके जो धुआं है या वो सब चीजें उनके अंदर जब जाती हैं, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, उसके अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है ब्लड के अंदर, उसको ये धुआं रोकता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रोगों से लड़ने के लिए या आपके स्वास्थ्य शरीर के लिए मेंटेन होना बहुत मायने रखता है। तो सिगरेट वगैरह जो लोग पी रहे हैं या जो लोग इस तरह के उत्पादों का सेवन करते हैं, कृपया ना पिए, क्योंकि उसमें लिखा होता है, ये देखो, ये सिगरेट पे कांटा लगा है ना, तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये चीजें बिकती हैं, लोग पीते हैं, तो सरकार भी बेचती है, तो उनको भी बढ़िया रेवेन्यू जनरेशन होता है शराब और सिगरेट पे। तो फिर क्या करें, चीजें बिक रही, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं, भविष्य में एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो आप सिगरेट जैसे उत्पादों से दूर रहें तो अच्छा है। फिलहाल ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है, लेकिन हमारा कंटेक्स्ट ये है कि जो सिगरेट है, निर्धारित सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क यानी कि नेशनल क्लैमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी जो है, उसमें संशोधित करते हुए लगभग 16% तक कर दिया जाएगा। तो सिगरेट से संबंधित ये बात यहाँ पे कही गई है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। और सिगरेट वगैरह अगर जैसे दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह, कोलकाता वगैरह में जो लड़कियां सिगरेट पीती हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अगर जो लड़कियां मेरा वीडियो देख रही हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे, आप कभी भी सिगरेट जैसी चीजों का सेवन मत करना, नहीं तो आपको टू बी वेरी फ्रैंक प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है भविष्य में। और अगर आप इस बात पे बिलीव नहीं करते तो एक अमेरिकन जर्नल एक बार आया था, मैंने उसमें पढ़ा था कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो लड़कियां, जो ऐसी फीमेल्स स्मोकिंग करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप बच्चे पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है अगर आप स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो लड़कियों के लिए आप देवी हैं, आप पूजनीय हैं, तो उनके लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। और मेरा बिल्कुल ये कहना नहीं है इससे कि आप लोग मर्यादा में रहिए, ये रहिए, वो रहिए, या आप लोगों के जो विकास है या आप लोगों की जो फ्रीडम है उस पर मैं लगाम नहीं लगाना चाहता। बहुत अच्छे उड़िए का मतलब ये है कि जैसे आप अपने हर एक क्षेत्र में आप पूरे हौसले के साथ उड़ान भरिए, आप सक्सेस होइए, सफल बनिए, अवनी चतुर्वेदी जैसे फाइटर पायलट बनिए, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप आगे जाइए, क्योंकि आप दुनिया की आधी आबादी हैं, और आधी आबादी को, पूरा दुनिया को जो भार है उसको उठाना होता है, क्योंकि आप माँ हैं और आप सबको बहुत बड़े बड़े जीवन में काम देखने होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, जिससे कि आप सबके लिए भी सहूलियत हो, आपका जीवन अच्छे से चले और लोग आपको देखकर सल्यूट करें। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब बजट सीरीज के अंत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेते हैं। अमृतकाल, मैंने कई बार अपने वीडियोस के अंदर बताया है कि अमृतकाल होता क्या है। दोस्तों बेसिकली अमृतकाल जो है, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष से लेकर अगला जब 100 साल भारत की आज़ादी का होगा, तो 75 से 100 वर्षों के बीच का जो 25 वर्ष है उसी को हम अमृतकाल के नाम से संबोधित
करते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अमृतकाल अगले 25 वर्षों, जैसे कि इंडिया 75 यानी कि 2022 में भारत देश को आजाद हुए 1947 से 75 वर्ष हो गए हैं। तो इंडिया 100 तक का एक रोड मैप है, यानी कि 2000 कब तक का, 47 तक का। तो 2047 तक का एक रोड मैप है। 2047 में भारत को आजाद हुए कितने वर्ष हो जाएंगे, पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो अमृतकाल आपने समझा। अब आगे प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इसमें राज्यों को सहायता अनुदान के जरिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए ऋण जो हैं उनके साथ साथ पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। तो राज्यों को क्या होता है कि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए ऋण दिए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, ऋण के साथ साथ जो है पूंजीगत व्यय भी उसमें शामिल होता है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे, अभी बात हुई ऊपर, तो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे होते क्या हैं, तो देख लीजिए प्रयोगशाला में निर्मित हीरे क्या हैं। आप इसको मत भूलना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लेते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित जो ये हीरे हैं विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका उत्पादन किया जाता है, निर्मित करते हैं। इस तकनीक में प्राकृतिक हीरों का जो नेचुरल जो हीरे होते हैं उनका निर्माण करने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की नकल की जाती है। ये डायमंड सिमुलेट्स के समान नहीं है। एलजीडी यानी कि लैब ग्रोन डायमंड जो होता है, प्रयोगशाला में निर्मित हीरो के गुणधर्म रासायनिक, भौतिक और प्रकाशीय रूप से प्राकृतिक हीरे जैसे ही होते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में निर्मित हीरे और प्राकृतिक हीरे के मध्य अंतर कर पाना कठिन होता है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क की बात करेंगे तो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे आपने देखा। अब सीमा शुल्क की बात करेंगे। सीमा शुल्क क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार होने वाली वस्तुओं पर लगाया गया कर जो होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जो वस्तुओं का व्यापार होता है उन पर कर लगाया जाए। यानी कि मान लो इंडिया में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, तो मान लो कि आप पाकिस्तान को गेहूं की आवश्यकता है और उसको गेहूं खरीदना हमसे, तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से बॉर्डर पार यानी कि पाकिस्तान में गेहूं गया, वो क्या हुआ कि चीजों का आयात निर्यात हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाने वाली वस्तुओं इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे सरकार इस पर शुल्क का उपयोग अपने राजस्व को बढ़ाने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और वस्तुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए लगाता है। जब सीमा शुल्क ठीक ठाक मात्रा में होता है, अधिक होता है, तो कोई भी देश आपसे चीजें ज्यादा आयात भी नहीं करता अपने, और जो है या आपके यहाँ निर्यात जो करता है उस पर, जैसे कि डंपिंग वगैरह, जो चीजों को सस्ते दामों में अपने यहाँ बेच के अपनी चीजों का पैठ बनाना, जैसे कि चीन करता है, पूरी दुनिया में अपनी चीजों की डंपिंग करता है, और कई बार गुणवत्ता के स्तर पर भी वो खराब निकल जाती हैं। तो इन सब चीजों पे सीमा शुल्क से थोड़ा सा क्या होता है कि कंट्रोल लगता है। सीमा शुल्क के प्रकारों में शामिल हैं मूल सीमा शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सुरक्षात्मक शुल्क और डंपिंग रोधी शुल्क। डंपिंग जो मैंने बताया ना कि कई बार हम गलत चीजों को गुणवत्ता के मानक पर खरी नहीं उतरते, जैसे चीन की कुछ चीजों का जो है एंटी डंपिंग लगा दिया जाता है, तो उस पे उसको जांच सरकारें करती हैं कि आखिर ये ऐसी चीजें हमारे यहाँ निर्यात क्यों की जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पूंजीगत लाभ। यह बांड बाजार में बांड धारक के बांड की कीमत में वृद्धि या कमी के कारण उसके धन के मूल्य में वृद्धि को संदर्भित करता है। क्या है कि पूंजीगत लाभ क्या है कि यह बांड बाजारों में बांड धारक के बांड की कीमत में वृद्धि या कमी के कारण उसके धन के मूल्य में वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक है, ये आप याद रखना। गिफ्ट IFSC क्या है, गिफ्ट सिटी आप बहुत सुनते होंगे, तो क्या है उसको देख लेते हैं। देखो, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट, तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, गिफ्ट। गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड को, एक कंपनी है समझ लो, लिमिटेड कंपनी है, उसको देश के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, क्या देश का पहला क्या है ये, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहां पे है, तो आपको याद रखना है कि गुजरात में है, और उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि IFSC जो है वह घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार जो है, घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार
क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है IFSC। और यह जो है सीमाओं के पार वित्तीय उत्पादों सेवाओं के प्रवाह से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अब जो प्रकल्पित कराधान है उसको देख लेते हैं कि आखिर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो क्या है। देखो दोस्तों, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 44D प्रकल्पित कराधान के नियमों को परिभाषित करती है। भारतीय जो आयकर अधिनियम है उसकी धारा 44D जो है वह प्रकल्पित कराधान के नियमों को परिभाषित करती है। यह प्रकल्पित आय के आधार पर कर के भुगतान को संभव बनाता है। इसके लिए राजस्व से व्यय घटाकर आय का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके तहत कुल राजस्व के निश्चित प्रतिशत के आधार पर कर का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको जो प्रकल्पित कराधान है उसको नोट करके रखना, याद रखना। अब राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क ये क्या है? नेशनल क्लैमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी क्या है? यह वित्त अधिनियम 2001 के तहत लगाया जाता है। इसे वित्त अधिनियम 2001 की 7वीं अनुसूची के तहत निश्चित दरों पर निर्धारित उत्पाद शुल्क के रूप में आरोपित किया जाता है। इसका उपयोग राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी कि NDRF को वित्त पोषित करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आप राष्ट्रीय आपदा जो आकस्मिक शुल्क है उसको ध्यान में रखना कि ये क्या है, राष्ट्रीय आपदा कोष को वित्त पोषित करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है उल्टी शुल्क संरचना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यह ऐसी स्थिति जहां किसी तैयार माल की तुलना में आगत माल या कच्चे माल पर आयात शुल्क अधिक होता है। IDS घरेलू मूल्यवर्धन को हतोत्साहित करती है। ठीक है, तो उल्टी कर संरचना आप ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति जहां किसी तैयार माल की तुलना में आगत माल या कच्चे माल पर आयात शुल्क अधिक होता है तो उसको उल्टी शुल्क संरचना कहते हैं। अब ट्रिपल ई कर श्रेणी क्या है? ट्रिपल ई से तात्पर्य है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ट्रिपल ई श्रेणी के निवेश विकल्पों में अपना पैसा लगाने वाले व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल करते समय निवेश पर कर में छूट के पात्र होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ट्रिपल ई एग्जेम्प्ट 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 इस ये है क्या। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है देख लेंगे। यह लेखांकन और कराधान की एक पद्धति है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है कि लेखांकन और कराधान की एक पद्धति है जो व्यवसायों के भीतर और साझे नियंत्रण या स्वामित्व के तहत काम करने वाली सहायक कंपनियों के बीच आंतरिक लेन देन के मूल्यांकन को संभव बनाती है। इस पद्धति का उपयोग सीमा पारीय लेन देन के साथ घरेलू लेन देन पर संभव होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा बजट सेशन था उसमें अब इतना ही, और अंत में अब बजट सेशन जब समाप्त हो रहा है तो आपको एक चीज बताना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं इसलिए आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं चाहूंगा और मेरी ये नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है कि मैं किसी भी तरह से आप लोगों को अंधेरे में ना रखूं। जिस भी सोर्स से मैं पढ़ा रहा हूं उस सोर्स को बाकायदा मुझे रिवील करना चाहिए, ये ईमानदारी होती है। ठीक है, तो ये सोर्स दोस्तों जो आप PDF में देख रहे हैं, तो ये सोर्स जो है ये मैं दिखा देता हूं आपको कि ये कहां से आया। तो दोस्तों आपका ये देख रहे हैं, ये विजन IAS इंस्पायरिंग इनोवेशन। तो विजन IAS केंद्रीय बजट श्रृंखला को लेकर के हमेशा सारांश हर वर्ष निकालता है और इनके मटेरियल्स हमेशा बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली में या इलाहाबाद में रह रहे हैं, जागरूक अभ्यर्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो लोग विजन IAS के मटेरियल्स को कंसीडर जरूर करते हैं। तो मैंने भी इस डिस्कशन के अंदर सोचा कि अगर मैं केंद्रीय बजट श्रृंखला पढ़ा रहा हूं तो किसी एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाऊं तो थोड़ा आप लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। विजन IAS दोस्तों हमेशा कोशिश करता है कि मार्केट को एक बेस्ट जो है चीजें प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चे कहीं इधर उधर भटके ना। और आप ये मटेरियल बता रहा हूं तो आप लोग ये कभी मत सोचना कि विजन से मैं पैसे खाया हूं या विजन का प्रचार कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोचिंग के संबंध में बात नहीं कर रहा हूं, मटेरियल के संबंध में बात कर रहा हूं कि हाँ मटेरियल इनका अच्छा होता है, ऑथेंटिक होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए
इनके मटेरियल का यूज किया। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यहीं पर विराम चाहेंगे, आपसे विदा लेंगे और आगे अब कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो विजन आईएएस का पीटी 365 जो होता है, करंट अफेयर्स जो साल भर की उसके अंदर प्रकाशित की जाती है विभिन्न सेक्टर को अलग अलग करके, जैसे पर्यावरण हो गया आपका, ठीक है, साइंस टेक हो गया, इकोनॉमी हो गई, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि कम से कम पर्यावरण, ठीक है, साइंस टेक और इकोनॉमी की जो आपकी पीटी 365 जो है विजन आईएएस की जो है, उस मटेरियल को आप लोगों के करंट अफेयर्स के लिए उसको अच्छे से मैं पढ़ाऊं। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आखिर जब विजन में मटेरियल अवेलेबल ही है मार्केट के अंदर, तो मैं आप मेरी वीडियो क्यों देखेंगे? मेरी वीडियो इसलिए देखेंगे, कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ की टर्म्स या कुछ चीजें समझने में प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। वो पीडीएफ नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं या मार्केट से मटेरियल हार्ड हार्ड कॉपी उठा लाते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है चीजों को समझने में। तो इसलिए मैंने उस चीज को समझने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए ये वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तो इसी तरह से पीटी 365 आप लोगों के लिए अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये बस पीटी 365 सीरीज को 1-2 दिन में मैं लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। तो एक एक करके वीडियोस आपके लिए, वो भी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि सारा कुछ उसमें शामिल होगा, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, वही चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।